नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी शक्तियां व इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है? मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। साथ ही साथ इसे संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम व्याख्याकार। अंतिम व्याख्याकार किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। अंतिम न्यायालय किसका? अपील का। भारत में अपील का अंतिम न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार है, वो 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मूल जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है, उसके बाद रिट संबंधी अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी या परामर्शदात्री संस्था, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार या एक है न्यायिक पुनरावलोकन। इस प्रकार इसको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आता है अत्यांतिक क्षेत्राधिकार, दूसरा आता है समवर्ती क्षेत्राधिकार, यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है उन्हें मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसके तहत इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है अत्यांतिक और दूसरा है समवर्ती। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अत्यांतिक में क्या आता है। तो अत्यांतिक में देश और राज्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्या हो जाए? गतिरोध उत्पन्न हो जाए। किसी कानून को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इनके जो विवाद होगा इसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकार किसी राज्य के मध्य अगर दोनों के मध्य विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इनके विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरी कंडीशन आती है अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य क्या हो जाए? विवाद हो जाए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इन विवाद का निपटारा भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर देश और राज्य के मध्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य, इन दोनों के मध्य अगर विवाद हो जाए, तो उन विवादों की निपटारा सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत करता है। तीसरा जो कारण आता है इसमें तीसरा आता है संघ और राज्य, इनके मध्य विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इन विवादों का निपटारा भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अत्यांतिक जो क्षेत्राधिकार आता है इसमें 3 प्रकार के विवाद आते हैं। एक देश और राज्य के मध्य, दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, और तीसरा संघ और राज्यों के मध्य अगर विवाद हो जाए, तो इन विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो आता है वो आता है समवर्ती क्षेत्राधिकार, यानी समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि इसके तहत वो मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। जिसके खिलाफ अगर मान लो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो यह होता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकारों के खिलाफ वो सीधी सुनवाई कर सकता है। दूसरी बात इसमें दिया गया अनुच्छेद 226 के तहत
सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हाई कोर्ट को। यानी समवर्ती जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसके तहत ऐसे मामले जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है, इनमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 32 है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट इन समवर्ती जो मामले होते हैं इनकी सुनवाई करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इन समवर्ती मामलों की सुनवाई करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों की सुनवाई करते हैं उन मामलों को समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। जबकि अत्यांतिक क्षेत्राधिकार में 3 मामले आते हैं: देश और राज्य के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, और संघ और राज्य के मध्य विवाद होता है। तो इन सबको किसमें शामिल किया जाता है? अत्यांतिक क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाता है। समवर्ती में यानी जिन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, उनमें अगर मूल अधिकारों का हनन हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करेगा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उन मामलों की सुनवाई करेगा। उसके बाद अपन चर्चा करें, दूसरा जो अधिकार आता है वो आता है रिट संबंधी अधिकार। कौन सा अधिकार आता है? रिट संबंधी अधिकार कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट जो अधिकारिता है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिसकी अपन ने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और जो परमादेश आता है, यानी एक आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता है अधिकार प्रच्छा, चौथा आता है उत्प्रेषण लेख, और 5वां आता है प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसके के तहत अधिकारों को, जो मूल अधिकार है, इनकी रक्षा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी रिट संबंधी अधिकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं जो तीसरा इनका जो शक्ति आती है, क्षेत्राधिकार आता है, वो आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है? तो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपील करने का, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत में अपील करने का अंतिम न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम न्यायालय भारत में अपीलीय न्यायालय, यानी भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा न्यायालय है? तो सुप्रीम कोर्ट है, और ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद भारत में कोई भी अपीलीय न्यायालय नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से मामले, जैसे संवैधानिक संबंधी मामले, संवैधानिक मामले, इसके बाद दीवानी मामले, इसके बाद फौजदारी मामले, इन मामलों की सुनवाई किस अपील के तहत की जाती है? तो इनकी सुनवाई अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत की जाती है। संवैधानिक मामले यानी संविधान से संबंधित अगर कोई वाद विवाद हो तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक मामलों का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक मामलों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 132(1) में किया गया है। अनुच्छेद 132(1) में किसका उल्लेख किया गया है? संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। जो संविधान है इसका अंतिम व्याख्याकार किसे माना गया है? सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। इसके तहत, इसके अलावा अनुच्छेद 133 में दीवानी जो न्यायालय है, जो सिविल संबंधी न्यायालय है, किससे संबंधित? सिविल संबंधी न्यायालय। जो सिविल संबंधी मामले यानी जो भूमि से संबंधित है, जमीन जायदाद से संबंधित है, उन मामलों की सुनवाई अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है। किन मामलों की? फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है जो मारपीट से संबंधित आते हैं, लूटपाट से संबंधित आते हैं,
उन मामलों की सुनवाई फौजदारी अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामलों के तहत की जाती है। यानी जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसमें 3 प्रकार के मामले आते हैं, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। संवैधानिक मामले वो मामले जिसमें संविधान से संबंधित वाद विवाद हो तो उनसे संबंधित सुनवाई की जाती है। दीवानी मामले वो जिसमें जमीन जायदाद से संबंधित जो सिविल मामले होते हैं उनकी सुनवाई अनुच्छेद 133 में की जाती है। अनुच्छेद 134 में जो फौजदारी मामले होते हैं जैसे मारपीट, लूट खसोट, इनसे संबंधित लड़ाई झगड़े, इनसे संबंधित जो मामले वो फौजदारी मामलों की सुनवाई अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अगला जो इंपॉर्टेंट जो शक्ति आती है वो आती है सलाहकारी। ठीक है दोस्तों, अब सलाहकारी इसे अपन परामर्शदात्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परामर्शदात्री संस्था। भारत की सबसे बड़ी परामर्शदात्री संस्था किसे माना गया है? तो परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री न्यायालय तो किसे माना गया है? सबसे बड़ा भारत का परामर्शदात्री न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसमें अनुच्छेद 143 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या मांग सकते हैं? किसी विधि संबंधी प्रश्नों पर, विधि संबंधी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सलाह देना और इसे मानना, सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी गई है उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री जो संस्था है, सलाहकारी संस्था है, वो किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट विधि संबंधी मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? सलाह ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सलाह देगा या नहीं देगा वो किसकी इच्छा है? सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है। लेकिन मानना नहीं मानना वो किसकी इच्छा है? राष्ट्रपति की इच्छा है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी इसकी किसकी? सलाहकारी संस्था की। सलाहकारी संस्था भारतीय संविधान में सलाहकारी जो संस्था है ये कहां से दी गई है? तो भारत में जो सलाहकारी परामर्शदात्री जो निकाय है, परामर्शदात्री जो न्यायालय है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई थी। जबकि भारत में जो तदर्थ न्यायाधीश, तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो फ्रांस के संविधान से, जबकि जो सलाहकारी या परामर्शदात्री जो न्यायालय है इसकी रूपरेखा कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें, सबसे आगे बात आती है अभिलेखीय न्यायालय की। ठीक है दोस्तों, अभिलेखीय न्यायालय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया था। किसके तहत? अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय की अपन बात करें तो भारत का सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह होता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो सभी निर्णय दिए जाते हैं, आदेश दिया जाता है, डिग्री दी जाती है, तो इनको एक साक्ष्य के रूप में, एक सबूत के रूप में अपने पास रखा जाता है। किसके पास रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास रखा जाता है। जो निर्णय दिए जाते हैं, साक्ष्य दिए जाते हैं, यानी जो आदेश दे दिए, निर्णय दे दिए गए, डिग्री दे दी गई, तो इनको एक सबूत के तौर पर कहाँ रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है, उनके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस अवमानना के दोषी होने के कारण उन्हें क्या की जाती है? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं अगली जो शक्ति है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। ये भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो रूपरेखा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किया गया है। यानी संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून अगर विधि संगत है तो ऐसी स्थिति में उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून
विधि के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, अधिकारों के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून की न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा की जाती है और समीक्षा के दौरान वो जो कानून है वो अवैध पाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। अगर वैध नहीं पाया जाता तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका उल्लेख है। अब अपन बात करते हैं, एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी जो शक्तियों में क्या की गई है, वृद्धि की गई। अब वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। यानी संसद अनुच्छेद 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या स्वतंत्रताएं होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय की इंपोर्टेंट स्वतंत्रता की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो स्वतंत्रता इनकी आती है न्यायपालिका की या न्यायालय की क्या क्या स्वतंत्रता होती है, तो सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्रता, नियुक्ति की क्या स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता आती है वो आती है कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा की जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट सुरक्षा आती है वेतन की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा, वेतन की सुरक्षा की जाती है। चौथी जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता आती है वो आती है सेवानिवृत्ति, यानी जो रिटायर्ड जज होते हैं सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर क्या की गई है, वकालत पर क्या की गई है, रोक लगाई गई है। कहां पर रोक लगाई गई, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो किसी भी कोर्ट में वकील जो वकालत है वो नहीं कर सकते, तो इस पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। इसके अलावा अवमानना पर दंड देने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्याय होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनकी अवमानना करता है तो उसे दंड देने का अधिकार किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उसकी वैकेंसी आती है, तो हाई कोर्ट वैकेंसी आती है तो उसकी परीक्षा, उनकी नियुक्ति से संबंधित कार्य कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी आ गई तो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब अपन चर्चा करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको अपन इसी के साथ ही टॉपिक पूरा हो जाएगा। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भारत का प्रथम न्यायाधीश कौन है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। कौन थे, हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा फतिमा बीबी। मीरा फतिमा बीबी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। फिर अपन चर्चा करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है, भारत के प्रथम और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, भारत के प्रथम व एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो भारत के क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है सर्वाधिक कार्यकाल की। सर्वाधिक कार्यकाल वाला सीजेआई, भारत का सर्वाधिक कार्यकाल वाला सीजेआई है वाई वी चंद्रचूड़। कौन है, वाई वी चंद्रचूड़
भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा सबसे छोटा कार्यकाल वाला, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, और सबसे कम कार्यकाल वाला है कमल नारायण सिंह। कौन है? कमल नारायण सिंह। ये सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश से कितने दिन रहा था? 18 दिन रहा था। फिर अपन बात करें जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जनहित याचिका का जनक माना जाता है P.N. भगवती को। तो P.N. भगवती जनहित याचिका के जनक है। ये भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? 17वें मुख्य न्यायाधीश थे जो जनहित याचिका के जनक मान जाते हैं। यानी जो पेरोल होती है, लोकहित होता है, पेल होती है PIL। कौन? PIL। इसे लोकहित भी बोलते हैं और इसे जनहित भी बोलते हैं। तो पेल, लोकहित याचिका या जनहित याचिका के जनक कौन है? P.N. भगवती हैं, जो भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हमने राजस्थान जो राज्य सरकार थी उसको हमने पिछले वीडियो में पूरे कर चुके हैं और इसी के साथ हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन भारतीय संविधान की एक मेगा महामैराथन लाएंगे जिसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।